हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तम क्लासेस में। साथियों, बात हो रही थी जो कल हमने बात करी थी कुछ वेदों के बारे में, जिसमें वेद त्रयी की चर्चा हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की चर्चा हुई थी। आज हम देख लेते हैं अथर्ववेद, जो कि अथर्ववेद हमने अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो कि अथर्व ऋषि के नाम से अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्व जैसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है। और अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद जो कि जिसमें हम देखते हैं कि इसका जो कि 20 अध्याय होते हैं, 6000 मंत्र होते हैं इसमें। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो कि गोपथ होता है। कौन सा होता है? गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का गोपथ होता है। और उपनिषद की बात करें तो प्रमुखता से उपनिषद मुंडक और मांडुक्य जो कि प्रमुख इसके उपनिषद होते हैं। और शिल्पवेद जो कि इसका उपवेद होता है। साथियों, इसमें प्रजापति की जो दो पुत्रियां हैं, जो दो पुत्रियां हम जानते हैं, शभा और शमिति, तो इन सब का उल्लेख जो कि अथर्ववेद में मिलता है। और हम देखते हैं कि अगर उपनिषदों की बात करें, अथर्ववेद और फिर आरण्यक थे, जो कि आरण्यक को तो हम जानते ही हैं कि आरण्यक जो कि जंगल में रचे गए थे। और वो कि जो कि ब्राह्मण ग्रंथों से जो शेष पार्ट जो बचा हुआ था वो आपका आता है, उसमें आरण्यक में लिखा गया था। और हम अगर बात कर लेते हैं उपनिषद की तो 108 उपनिषद हैं, हम जानते हैं। और जिसमें जो है उपनिषदों को भारत दर्शन का पिता कहा गया। साथियों, क्या कहा गया? भारत दर्शन का पिता कहा गया है इसे। करीब मतलब दर्शन के क्षेत्र में आध्यात्मिक सफलता मिली थी उस समय। तो साथियों, कुछ उपनिषद हैं जिनमें जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसमें कि उल्लेख मिलता है अश्वमेध यज्ञ का, जो कि हम जानते हैं कि उस समय अश्वमेध यज्ञ, रासु यज्ञ काफ़ी प्रचलित थी। तो उसमें साथियों जो अश्वमेध यज्ञ है उसका प्रचलन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद की बात करें तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के विषय में संवाद मिलता है, जिसमें एक दूसरे से प्रश्न पूछा गया है अध्यात्म के बारे में। और मुंडोपनिषद जो कि जिसमें एक वाक्य होता है सत्यमेव जयते, एक वाक्य है जो कि हम देखते हैं मुद्रा पर, नोटों पर लिखा होता है। तो सत्यमेव जयते वो वाक्य जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। साथियों, अगर बात करें वैदिक काल की तो अगर वैदिक काल में हम देखें, पूर्व जो व्यवस्था थी वैदिक काल की, पूर्व व्यवस्था यानी कि हम बात करें जब आर्य हमारे यहाँ आए तो वो ग्रामीण थे। साथियों, ग्रामीण थे और उनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी, इन सब का वो पशुपालन करते थे। उसी का जो है मेन व्यवसाय होता था। गायों से दूध निकालते थे, चमड़ा निकालते थे और घी निकालते थे। इन सब चीज़ों का जो है बहुत अच्छे से व्यापार होता था, व्यवसाय होता था ये। और उस समय का जो समाज था, वैदिक काल की बात करें तो प्रारंभिक जो समाज था वो हमारा पितृसत्तात्मक समाज था। जबकि हम सिंधु सभ्यता में बात करें, सिंधु सभ्यता में देखते हैं कि वहाँ पर मात्र सत्तात्मक था। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता जब आई हमारे देश में, जब ग्रामीण सभ्यता आई तो उस समय जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक ना होकर के जो है पितृसत्तात्मक समाज हो गया। और साथियों, इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में, तो वर्ण व्यवस्था लगभग वर्ण के क्रम तो बट गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस प्रकार से 3 क्रम ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छे से मिलते हैं। वैसे शूद्र का कई बखान नहीं मिलता है ऋग्वेद में। तो साथियों, ये जो तुम्हारी वर्ण व्यवस्था थी ये उस समय कर्म आधारित थी। उस समय वैदिक सभ्यता में कर्म आधारित थी। और ये धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित हो जाती है। प्रारंभिक जो वैदिक काल था उसमें जो व्यवस्था थी, जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुत ही विद्वान है तो ब्राह्मण बन जाता था, बहुत ही अच्छा वक्ता है या बहुत अच्छे मतलब कविता लिखता है तो कवि बन जाता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो कि बहुत अच्छा का जो है बनाने में बहुत अच्छा है तो वो
बढ़ाई बन जाता था। इस प्रकार धीरे जो है ये कर्म आधारित जो व्यवस्था थी, हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि ये कर्म आधारित ना होकर के सारी जन्म आधारित हो गई। उस समय की जो व्यवस्था थी साथियों, परिवार की अगर बात करें तो एक छोटा परिवार जो कि कुल कहलाता था, परिवार की एक सबसे छोटी इकाई हम कुल देखते हैं। और कुल के बाद में जब वो परिवार थोड़ा सा बड़ा होता है तो ग्राम होता है, और जब ग्राम थोड़ा सा बड़ा होता है तो वंश में बदल जाता है। वंश, इसको विश भी कहते हैं, विश या वंश। और जब वंशों का कई समूह होते हैं, एक से अधिक वंश होते हैं, तो ये वंश मिल करके जो है क्या बन जाते हैं, आपके जन बन जाते हैं, जिसका प्रधान राजन होता था। साथियों, परिवार जो कुल का प्रधान होता था वो कुलप कहलाता था। वो क्या कहलाता था? वो कुलप कहलाता था। लेकिन ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था, और विश का प्रधान, वंश का प्रधान विशपति कहलाता था, और जन का प्रधान जनपति या आपका राजन कहलाता था, राजा कहलाता था। साथियों, उस समय कबीले के रूप में लोग रहते थे, जो छोटे छोटे समूह रहते थे कबीले। तो साथियों, ये कबीलों में प्रमुख रूप से 5 कबीले जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, जिसमें हम देखते हैं एक भारत नाम का कबीला था, तो वो काफ़ी प्रचलित हुआ, और उसकी जो भरत राजवंश था उससे 10 राजाओं से, हमारे यहाँ के 10 राजाओं से जो है विरोध चल रहा था। तो साथियों, ये युद्ध हुआ जो कि 10 राज्य युद्ध के बारे में जाना जाता है। 10 राज्य युद्ध के बारे में जानते हैं। ये काफ़ी प्रचलित है, जिसमें सुदास की विजय हुई थी, हम देखते हैं, और भारत राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। साथियों, ये जो व्यवस्था हम देखते हैं, इसमें अगर दास प्रथा की बात करें, दास प्रथा की बात करें पूर्व वैदिक काल में, तो दास प्रथा थी उस समय। लेकिन दास प्रथा काफ़ी शोषण रूप में नहीं थी, कि जैसे काफ़ी हम देखते हैं अन्य जगहों पर, जैसे विदेश में, जो कि यूरोप वगैरह में, तो वहाँ काफ़ी शोषण होता है। लेकिन यहाँ पर जो दास व्यवस्था शुरुआत में वैदिक काल में आई, वो शोषित नहीं थी। वहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुष वर्ग जो था, पुरुष प्रधान, वो शायद दास के रूप में नहीं उल्लेख मिलता है, लेकिन नारियों का उल्लेख मिलता है। नारियों को दास के रूप में स्वीकार किया गया है ऋग्वेद में। और हम देखते हैं कि जो नारियां थी, उनको कृषि के कार्यों में नहीं लगाया जाता था। तो साथियों, इस प्रकार से दास वर्ग था। और राजनीति की बात करें तो राजनीति में हम देखते हैं वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, कि राजनीति जो थी वो वंशानुगत नहीं थी। साथियों, उस समय जो जनजातियां थी, जो कबीले थे, वो आपस में मिल करके वो चुनाव करते थे। एक राजा का जनपति का चुनाव करते थे, राजन का चुनाव होता था जनजातियों के समूह से। और उस समय साथियों, आपस में जो है वो जनजातियां जो है मामलों का निपटारा कर लेती थी, आपस में जो है सभाएं करती थी। वो जैसे हम देखते हैं प्रजापति की जो उल्लेख किया गया 2 पुत्रियां, तो वैसे उस समय सभा और समिति और तुम्हारी ये विदत, ये तीनों समितियां उस समय थी, और समितियों के माध्यम से जनजातीय मामलों का निपटारा करते थे आपस में करके। और हम देखते हैं कि साथियों कि ये जो विदत थी, आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में विदत जो संस्था थी वो समाप्त हो जाती, धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाती है। अगर हम सभा की बात करें तो सभा में जो है स्त्रियों का प्रवेश दिया जाता था। उस समय गार्गी, लोपा और कई जो है विदुषी हुई भी विद्वान के रूप में। और अगर हम देखें तो हम देखते हैं विवाह के केस में हम देखते हैं कि उस समय नियोग प्रथा प्रचलन में थी। पूर्व वैदिक काल में नियोग प्रथा साथियों होता है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के छोटे भाई से अगर वो पत्नी शादी कर लेती है तो वो नियोग प्रथा होती है। बहुपति प्रथा प्रचलन में थी साथियों। सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है उस समय। तो इस प्रकार से बाल विवाह नहीं था उस समय। तो हम देखते हैं कि ये जो है पूर्व वैदिक काल में लगभग समाज ऐसे ही होता है। और जब हम उत्तर वैदिक काल की ओर जाते हैं तो साथियों पूर्व वैदिक काल में कांस्य जो है लोहे का खोज नहीं हो पाया था।
लोहे का खोज नहीं हो पाया था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं लोहे की खोज हो जाती है। लोहे की खोज होने से एक समाज में बहुत बड़ी क्रांति आ जाती है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। खेतों में 8-10 जोड़ी जो है बैल लेकर के खेती करते थे, 10 बैलों का हल देखने को मिलता है, 8-6 बैलों का हल देखने को मिलता है। तो उस समय कृषि जो पशुपालन वर्ग था पूर्व वैदिक काल में, वो पशुपालन धीरे धीरे कृषि में बदल गया, और जब कृषि में बदल गया विकास बहुत अच्छा हुआ। और हम देखते हैं तब जो है समाज जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वंशानुगत होने को मिला। हम यहाँ पर देखते हैं कि वंशानुगत नहीं था, वो चुनाव होता था, लेकिन यहाँ पर जैसे उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो राजनीति थी वो वंशानुगत में बदल गई। धीरे धीरे राजनीति में भी परिवर्तन हुआ। ये लोग अस्थायी सेना नहीं रखते थे। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि जब आवश्यकता पड़ती थी, जब कहीं आक्रमण होता था तो ये लोग आवश्यकता के आधार पर बुला लिया जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में कि जो कर व्यवस्था थी वो कभी कभी लिया जाता था, नियमित कर नहीं था, लेकिन यहाँ व्यवस्था बदल जाती है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल आते आते जो व्यवस्था थी कर की वो नियमित हो जाती है, नियमित कर लेना शुरू कर देते हैं। और अगर भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो साथियों जो पूर्व वैदिक काल में आते हैं तो पूर्व वैदिक काल में शुरुआत में जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो सप्त सिंधु क्षेत्र होता है, 7 नदियों वाला क्षेत्र जिसमें, और फिर जब इधर आते हैं तो ये थोड़ा सा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाता है। पूर्ण उत्तर प्रदेश यानी कि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र होता है। और ये जो इसमें जो हम देखते हैं कुल जो भारत जो कि बहुत फेमस था, तो भारत और कुरु 2 कुल मिल करके कुरु क्षेत्र बना लेते हैं। और कुरु जो कि लगभग दिल्ली और दोआब जो मिल करके वो कुरुक्षेत्र कहा जाता है, कुरुक्षेत्र। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दशराग युद्ध बहुत फेमस है पूर्व वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर कुरुक्षेत्र में हम देखते हैं एक युद्ध हुआ था जो कि पांडवों और कौरवों के बीच में था। तो जो भारत वंश का जो ये था, ये भारत और पुरु ये दोनों वंश मिल करके एक बहुत बड़ा समुदाय बनाते हैं, बहुत बड़ा जन बनाते हैं। तो साथियों उसमें जो पांडव और कौरव तो इनका युद्ध होता है, और हम देखते हैं उस पर महाभारत लिखी जाती है, एक महाकाव्य का निर्माण होता है महाभारत का। महाभारत युद्ध हुआ था तो पांडवों और कौरवों के बीच में होता है, जिसमें कहते हैं कौरवों को पतन हो गया और लगभग जो बाकी बचे थे कौरव, और तो ये धीरे धीरे वहाँ पहुँच गए, उसको क्या बोलते हैं, प्रयाग जो कि इलाहाबाद पहुँच गए। और हम देखते हैं कि इसमें जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो ये जो कि 950 ईसा पूर्व आपने देखा महाभारत का युद्ध हुआ था। तो हम देखते हैं कि उस समय लोहे के प्रयोग होने से बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। और उस समय जो परिवार था, परिवार की यहाँ सबसे छोटी इकाई देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे 3-4 पीढ़ियाँ जब बीती तो परिवार धीरे धीरे बढ़ करके बहुत बड़ा समूह हो गया। तो उस समय जैसे कुछ स्थान जो कि फेमस स्थान है, अंतरंजी खेड़ा, अविछत्र, जहाँ पर चूल्हे की कतारें मिली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये जो समूह परिवार का होता था बहुत बड़ा होता था और ये समूह संयुक्त परिवार होता था। तो इस प्रकार के से साथियों देखने को मिलता है। हम जब उत्तर वैदिक काल में हम और भी देखते हैं कई चीज़ें कि आय का प्रमुख जो स्रोत होता था राजन का, वो नियमित कर होता था। यहाँ पर देखते हैं कि कर नियमित नहीं था, लेकिन यहाँ पर कर होता था और उपहार वगैरह भी लेते थे, उसका भी विवरण मिलता है। और सभा और समिति नाम की संस्थाएं उस समय थी उत्तर वैदिक काल में, लेकिन विदत जो था वो विदत धीरे धीरे विदत का पतन हो गया और इसमें स्त्रियां भाग लेना निषेध कर दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। यहाँ शिक्षित वर्ग था, स्त्रियां भाग लेती थी समितियों में, और स्त्रियों की यहाँ बाल प्रथा नहीं थी, यहाँ पर सती प्रथा नहीं थी। तो इस प्रकार का यहाँ पर विवरण मिलता है स्त्रियों की दशा। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते हम देखते हैं स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब हो गई थी और स्त्रियों को उसमें नहीं रखा जाता था। जो समितियां थीं उसमें भाग लेने के लिए निषेध कर दिया गया था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक क्षेत्र जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें स्त्रियों की दशा भी खराब मिलती है। और हम कुछ क्षेत्रों में देखते हैं जबकि इसमें जो व्यवसाय था वो कर्म आधारित था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, व्यवसाय धीरे धीरे जन्म आधारित हो गया।
जन्म आधारित हो गया, जो मतलब ब्राह्मण थे उनका बच्चा ब्राह्मण बनेगा, है ना, और जो कुम्हार थे उनका बच्चा कुम्हार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है स्थितियाँ थोड़ा बदल गई पहले से। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परिवार था साधारण था, बहुत ही सामंतवादी यानी कि साधारण परिवार था, लेकिन यहाँ पर जो परिवार था साधारण नहीं था, यहाँ पर परिवार बहुत बड़ा था और बहुत सारे भेद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये उत्तर वैदिक काल है और इसके बारे में विस्तार से और भी अध्ययन करेंगे, जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।